नमस्कार दोस्तों, लखनऊ में 12 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले 166 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस छात्रों में 10वीं और 12वीं के टॉपर शामिल थे, जिन्हें 1 लाख नगद पुरस्कार, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। राज्य के सभी 75 जिलों में कुल 1508 अतिरिक्त छात्रों को भी सम्मानित किया गया, जिन्हें 21,000 नगद, इसके अलावा टैबलेट और सम्मान पत्र मिले हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कार के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 87 छात्रों को भी सम्मानित किया गया। इसमें व्यक्तिगत गोल्ड मेडल विजेताओं को 75,000 और टीम गोल्ड मेडल विजेताओं को 35,000 नकद पुरस्कार दिए गए, जबकि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले 276 छात्रों को भी क्रमशः 50,000, 30,000 और 25,000 के अलावा 15,000 नकद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर कहा कि ये सम्मान केवल छात्रों की उपलब्धि की सराहना नहीं, बल्कि राज्य की भावी पीढ़ी को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। उन्होंने शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा विभाग की भूमिका की भी सराहना की और बच्चों से देश और प्रदेश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक श्री अमरीश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, उमेश द्विवेदी जी, अविनाश कुमार सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुरु जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं वित्त श्री दीपक कुमार जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में संभल में वर्चुअली जुड़े प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, विभिन्न जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, अन्य उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित अभिभावकगण, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आज यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के मेरिटोरियस छात्रों को सम्मान करने, 68वीं नेशनल गेम्स जो छात्रों की उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी, उस नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं को लखनऊ में और शेष रजत और कांस्य पदक प्राप्त करने वालों को संबंधित जनपदों में प्रदेश के टॉप 10 छात्रों का, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त हुआ है, उनका सम्मान यहां पर आयोजित हो रहा है। और जनपद स्तर पर जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, उन्हें जनपद स्तर पर आज जनप्रतिनिधियों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इस पूरे आयोजनों में चाहे वह माध्यमिक शिक्षा की, सीबीएसई की, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में
जिन छात्र छात्राओं ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया और आज उन्हें प्रदेश भर में सम्मान किया जा रहा है, लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में और जनपद स्तर पर भी आयोजित कार्यक्रमों में मैं उन सबके अभिभावकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, छात्रों का हृदय से बधाई देता हूं और माध्यमिक शिक्षा परिषद और सभी बोर्डों के जुड़े हुए अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, जिन्होंने एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में मदद की और जिसका परिणाम है कि मेरिट के आधार पर छात्रों ने अपने आप को साबित किया है, जिनमें से 8 छात्रों को अभी यहाँ मंच पर हम लोगों ने सम्मान किया है। नेशनल गेम में भी हमारे छात्रों ने माध्यमिक स्तर पर जो प्रदर्शन किया है वो बहुत बेहतरीन रहा है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। मुख्य रूप से बोर्ड की परीक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ये परिणाम बड़े चौंकाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो आप भी चौंकेंगे। खासतौर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अंदर 27,32,000 छात्र इसमें अपीयर हुए थे, जिसमें बालिकाएं 12,82,521 थी और बालक 14,49,644 थे और इंटरमीडिएट में 27,05,009 ये बालक और बालिकाएं अपीयर हुई थी, जिनमें बालिकाओं की संख्या 12,46,306 और बालकों का 14,58,000 है। यानी अपीयर होने में तो बालक ज़्यादा हैं, लेकिन मेरिट जब आई तो मेरिट में जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में बालिकाओं का प्रतिशत था 93.87% और बालकों का था 86.66%। यानी बालिकाओं ने इसमें हाथ आगे बढ़ाया है और उन्होंने मेरिट में भी वे संख्या में ज़्यादा हैं, रिजल्ट भी उन्हीं की बालिकाओं का ज़्यादा अच्छा आया है। और ऐसे ही इंटरमीडिएट में बालिकाओं का प्रतिशत जो रहा है पास होने का वह 86.37% था और बालकों का ये केवल 76.60% था। तो ये चीजें दिखाती हैं कि बालिकाएं ज्यादा मेहनत करती हैं, बालक मेहनत करने में थोड़ा पीछे है। तो मैं इन सभी बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं, स्पेशल रूप से जिन्होंने बहुत अच्छा यहां पर स्थान प्राप्त किया है। इसमें अगर हम मेरिट की जब बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे प्रदेश की टॉप 10 रैंक जो प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में, तो इसमें हाई स्कूल में अगर आप देखेंगे तो इसमें हाई स्कूल में जो बॉयज केवल 24 और बालिकाएं 43 मेरिट सूची में आई हैं। प्रदेश की मेरिट सूची में इन्होंने स्थान प्राप्त किया है, यानी बालकों से लगभग दोगुना। और इंटरमीडिएट में भी दौर भी खराब रहा है, बॉयज केवल 6 ही मेरिट सूची में आए हैं प्रदेश की और बालिकाएं आई हैं 24। तो मैं इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन बेटियों को खासतौर पर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। नेशनल गेम में भी हमारे यहाँ के छात्रों ने इस बार जो माध्यमिक शिक्षा के नेशनल गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे और देश के अलग अलग भागों में भी हुए थे, इसमें से 3 गेम उत्तर प्रदेश में हुए थे। उत्तर प्रदेश के हमारे युवा प्रतिभा ने प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने खासतौर पर हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए नौजवानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये बेहतरीन प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। जैसे
68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 363 खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था और इसमें 363 खिलाड़ियों में 179 पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिनमें 51 स्वर्ण पदक, 46 रजत पदक और 82 कांस्य पदक हैं। ये नेशनल गेम्स में स्थान प्राप्त करने वाले माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विभिन्न विद्यालयों के इन छात्र छात्राओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरिट सूची में जिन छात्र छात्राओं ने स्थान अभी प्राप्त किया है, हमारे वित्त मंत्री जी अभी उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख कर रहे थे, और माध्यमिक शिक्षा की हमारी मंत्री गुलाब देवी जी एक एक्सीडेंट की शिकार हो गई थी, जिसके कारण वह संभल से बाहर निकल नहीं पा रही है, तो इसलिए वे वर्चुअली जुड़ी थी। उनका आशीर्वाद आपको वर्चुअली प्राप्त हुआ। लेकिन जिन छात्रों ने यहाँ पे मेरिट, प्रदेश की मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, उन्हें 1 लाख रुपए नगद, एक टैबलेट, एक प्रशस्ति पत्र और मेडल उन्हें यहाँ पे अभी प्रदान किया गया है। 1 लाख रुपए, इस 1 लाख रुपए की कीमत समझिए। खन्ना जी से सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन पैसा उनसे निकालना बहुत कठिन है, और इसीलिए उन्होंने सब बारे में चर्चा की, पैसे के बारे में चर्चा नहीं की। उनकी पैसे से संबंधित कविता को कभी आप सुनेंगे तो आपको पैसे के महत्व की जानकारी होगी। और जनपद स्तर पर जिन बच्चों को आज हमारे जनप्रतिनिधिगण सम्मानित कर रहे हैं, ये जिले की मेरिट में जो बच्चे आए हैं, उन बच्चों को 21,000 रुपये धनराशि, एक टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल उन्हें जनपद स्तर पर प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर जिन खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में स्थान प्राप्त किया था, उन खिलाड़ियों को भी सम्मान देने का एक कार्यक्रम आज यहां पे किया गया है, जिसमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 75,000 रुपये, रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 50,000 रुपये और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 30,000 रुपये हम प्रदेश सरकार की तरफ से अलग से उन्हें प्रदान कर रहे हैं। ये प्रोत्साहन है राज्य सरकार के द्वारा, और इसके लिए खन्ना जी को धन्यवाद दीजिए कि उनके जेब से पैसा किसी प्रकार से हम लोग निकाल पाए। टीम गेम्स में, जो टीम गेम्स थी, उसमें जिन छात्रों ने स्थान प्राप्त किया था, उन्हें स्वर्ण पदक पर 35,000 रुपये, रजत पदक पर 25,000 रुपये और कांस्य पदक पर 15,000 रुपये की ये राशि प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें भी हमारे छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 51 जो छात्र हैं, इसमें जीतने वाले कुल हमारे 87 खिलाड़ी हैं, जो एकल गेम में और टीम गेम्स में जिन्होंने सामूहिक रूप से भाग लिया, और 51 स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश को इन्होंने उपलब्ध करवाया है। मैं इन सभी अपने होनहार माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पदक प्राप्त करने पर, प्रतिभाग करने और फिर उसमें पदक प्राप्त करने पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय के नए भवन की आधारशिला भी रखी गई है। आप सोचिए, 2001 में माध्यमिक शिक्षा संस्कृत परिषद का गठन हुआ था। पिछले 24 वर्षों में इसके पास अपना भवन नहीं था। आज एक नए भव्य भवन की आधारशिला रखी जा रही है और इस पर 42,42,20,000 रुपये खर्च होंगे। एक भव्य भवन बनाया जा रहा है जिसमें संस्कृत शिक्षा परिषद और संस्कृत माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय
का गठन होगा। इसमें उनकी भव्य लाइब्रेरी भी होगी। संस्कृत के यहाँ पर संस्कृत से जुड़ी हुई रोचक जानकारियां मिलेंगी, लाइब्रेरी भी होगी और भी अन्य तमाम प्रकार से प्रशिक्षण की सुविधा वहां पर हम लोग संभाषण आदि के कार्यक्रम को भी करेंगे। लखनऊ में जगत नारायण रोड पर जो राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है। सरकार के अंतर्गत हम लोगों ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस को एक नए भवन के रूप में बदलने की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, उसी क्रम में आज हम इस भवन के लिए भी, इस नया भवन यहाँ पे बनना है, इस नवीन भवन के लिए भी 48,92,80,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उसका भी शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है। मैं इस पूरे विद्यालय को भी हृदय से बधाई देता हूँ। एक भव्य भवन बनेगा। ऐसे ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलिहाबाद, इसके लिए भी, इसके नवीन भवन के लिए 10,36,00,000 रुपए इन्हें यहां पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो संस्कृत के दो विद्यालय जिन बहुत पुराने जर्जर भवन थे, एक चंदौली में और एक भदोई में, श्री काशीराज राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया, ये इसमें 100 बेडेड छात्रावास के साथ, क्योंकि संस्कृत में अगर छात्रावास की व्यवस्था नहीं है तो उन बच्चों के लिए कठिनाई हो जाती है। पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे किराए पे रह सके, तो छात्रावास ही नहीं बल्कि उनके लिए लॉजिंग और फूडिंग दोनों व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे अच्छा अध्ययन कर सके। और वहां पे शिक्षक देने के साथ साथ तो एक काशीराज राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया चंदौली के लिए छात्रावास समेत नवीन भवन के निर्माण के लिए हम लोग आज यहाँ पे 10,31,00,000 रुपए इसके लिए स्वीकृत करके उसका शिलान्यास कर रहे हैं। और काशीराज राजकीय संस्कृत महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोई के लिए, इसके लिए भी 9,65,60,000 रुपए, इसमें भी 100 बेडेड का एक छात्रावास और नवीन भवन का निर्माण यहाँ पे होना है। संस्कृत के उन्नयन और उत्थान के लिए सरकार के द्वारा अपनी ऋषि संस्कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक प्रयास है। हम लोगों ने पिछली बार ये व्यवस्था की थी कि संस्कृत के अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए पूर्वा से लेके यानी 6ठी क्लास से लेकर के और आचार्य तक और पीएचडी तक की शिक्षा जो भी अर्जित कर रहे हैं, इसमें शोध कर रहे हैं, उनके लिए प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए हमने स्कॉलरशिप अनिवार्य की थी कि उनको हम अनिवार्य रूप से उनको छात्रवृत्ति देंगे, जिससे वे संस्कृत के प्रति जागरूकता उनमें आ सके। संस्कृत की मान्यता उन्हीं संस्थानों को हम दे रहे हैं जो बच्चों के रहने की व्यवस्था दे सके और उनके खाने की व्यवस्था भी कर सके, क्योंकि संस्कृत को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। यह हमारे भारतीय संस्कृति की आत्मा है और यह भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। और इस दिशा से सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, प्रोजेक्ट अलंकार में दूसरा अभियान है हमारा, जो निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित सरकार की सहायता प्राप्त संस्थाओं का है। इसमें 75% पैसा सरकार दे रही है जो जर्जर भवन हो चुके हैं, और 25% धनराशि यह निजी प्रबंधन को जुटानी है। वो अपने स्रोत से दें, सांसद विधायक निधि से दें या किसी अन्य निधि से दें, जन सहयोग से वो 25% धनराशि वे इकट्ठा करेंगे और उसके लिए भी नवीन भवन के लिए हम लोग धनराशि यहाँ से उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। और इसमें भी काफी बड़ी संख्या में विद्यालयों का पुनरुद्धार हुआ है। और तीसरा है संस्कृत के जर्जर भवनों के लिए। प्रदेश में सैकड़ों ऐसे भवन थे संस्कृत विद्यालयों के जहां पर भवन जर्जर पड़ चुके थे, खंडर हो चुके थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने व्यवस्था की है
निजी प्रबंधन 5% पैसा दे, 95% पैसा सरकार देगी। और वहां पे भी नवीन भवनों का निर्माण होना चाहिए, पुस्तकालय का निर्माण होना चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी बननी चाहिए, अच्छी वहां पे स्मार्ट क्लासेस वहां पे भी बनने चाहिए, जिससे संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को हम डिजिटल युग में उन्हें भी डिजिटल क्रांति का ज्ञान करा सकें। ये एक नया इनिशिएटिव है सरकार के स्तर पर, जिसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज अभी आपने देखा होगा एक MOU यहां पे किया गया है, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के बीच में, और साथ साथ यहां पर हम लोगों ने टाटा कंसल्टेंसी के साथ, और जो यहां पे टाटा नेल्को तथा यास्कावा, ये जापान की कंपनी है, इनके अधिकारियों के साथ एक MOU यहां पे हुआ है। इस MOU के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए जो विद्यालय हैं, पहले चरण में हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस को ले रहे हैं, यहां पे आधुनिक यानी शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि हम परंपरागत शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को साथ साथ सीखें कि स्केल के साथ साथ स्किल हमें देखने को मिले। और इसमें खासतौर पर ड्रीम योजना के अंतर्गत डिजाइन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लैब की स्थापना का कार्य इसमें होगा। लगभग 162 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से कार्यक्रम चलेगा, जिसमें समग्र शिक्षा द्वारा इसको 77 करोड़ रुपए की धनराशि वहन की जाएगी। और इसमें ज्यादातर शेयर ये उद्योग समूह के द्वारा 162 करोड़ 72 लाख रुपए इस पे लगाए जाएंगे। यानी ये ज्यादा पैसा वे लोग लगाएंगे, उसका एक छोटा सा शेयर सरकार उपलब्ध करवाएगी, और बच्चों को हम आधुनिक तकनीक के साथ उनके स्किल डेवलपमेंट में योगदान दे पाएंगे। ये मॉडल हब एंड स्पोक मॉडल पर होगा। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब एक संस्थान में एक कार्यक्रम, ये लैब स्थापित होगी, उससे 3 संस्थान जुड़ जाएंगे, जो वहां से ऑनलाइन इस ट्रेनिंग को लेंगे या उनको वहां फिजिकली भी उपलब्ध कुछ इस सुविधा हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि मैं इसके लिए आपका टाटा नेल्को और यास्कावा के जो हमारे यहाँ पे अधिकारी गण आए हैं, इनको और माध्यमिक शिक्षा परिषद को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। यहाँ का नौजवान भी अपनी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ही उस स्तर का ज्ञान प्राप्त करेगा जो उसको बाद में तकनीकी शिक्षा के स्थलों में जानकारी भी कठिनाई से मिल पाती है। उसकी प्रारंभिक जानकारी और उसमें अपने आप ही ट्रेंड होकर के एक स्किल मैन पावर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है, और वह छात्र आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत अभियान का हिस्सा बनेगा। यह एक नया अभियान प्रारंभ किया गया है, एक नया अभिनव प्रयोग है। इस अभिनव प्रयोग के लिए भी मैं इन सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पहले चरण में हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस लिए हैं, सेकेंड फेज में इसके परिणाम को देख करके हम लोग प्रयास करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा और स्ववित्त पोषित संस्थाओं को भी फिर हब एंड स्पोक मॉडल पर हम इसको जोड़ने का प्रयास करें। अभी हब एंड स्पोक मॉडल पे एक गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज को जिसमें लैब स्थापित होगी, उसको 3 अन्य संस्थाओं को जोड़ना है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इसको एडेड कॉलेजेस के साथ और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के साथ भी अगर जोड़ें, क्योंकि वहां पे सोर्स ऑफ इनकम कम होगी। अगर उसको भी हम इन सुविधाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट हम प्रदेश भर के छात्रों को दे पाएंगे, क्योंकि अकेले हमारे पास 56 से लेकर 60 लाख बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा में अपीयर होते हैं। तो ये मान के चलिए कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इन छात्रों की संख्या, केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ही अगर हम छात्रों की संख्या को देखेंगे तो लगभग यह 1 करोड़ 20 लाख के आसपास होती है।
1,20,00,000 छात्रों को तकनीकी उन्नयन की दृष्टि से हब एंड स्पोक मॉडल को हम इसको विस्तार देने की आवश्यकता है। इसको हम पीपीपी मोड पर भी आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, अन्य संस्थाओं को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम इसको एक बेहतरीन मॉडल और प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हो पाएंगे। यह एक अच्छा प्रयास आज यहां पर इस कार्य के माध्यम से हो रहा है। मैं ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, ड्रीम लैब के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पर जिन छात्रों को सम्मानित किया गया है, मुझे अच्छा लगा। पिछले 8 वर्ष में हम माध्यमिक शिक्षा की और उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा की तकदीर और तस्वीर को बदलने में सफल हुए हैं। याद करिए 2017 के पहले बेसिक एजुकेशन लगभग बंदी की ओर जा रहा था। लगातार छात्र संख्या में गिरावट आ रही थी, लगातार आ रही थी। माध्यमिक शिक्षा नकल का एक अड्डा बन गई थी। लोगों ने नकल के नाम पर एक धंधा प्रारंभ कर दिया था, एक नया व्यवसाय शुरू हो गया था नकल का। उत्तर प्रदेश में निवेशक नहीं आते थे क्योंकि कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन हां 2 नए बिजनेस उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों ने खोले थे। एक नकल के नाम पर बाहर से थोक के भाव में लोगों को लाते थे, नकल के अड्डे संचालित होते थे। केवल वो फॉर्म भर लेता था, बाकी छात्रों को परीक्षा देने के लिए नहीं आना होता था, उनके नाम पे कोई और परीक्षा दे देता था। रिजल्ट आता था और फिर अपना सर्टिफिकेट भी उसके घर तक पहुंचा देते थे और पैकेज एक तय हो जाता था। ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। दूसरा यहां पे व्यवसाय होता था ट्रांसफर पोस्टिंग में, पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक उद्योग था। इसके नाम पर भी पैसे लिए जाते थे। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दोनों प्रकार के अनाचार को रोक करके पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली को प्रदेश के अंदर अपनाया। आज उसका परिणाम है। हम भी कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं कि हमने उस कालखंड में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है जब नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर होती थी, नकल का नामो निशान नहीं था। आज सेंटर वही संस्था हो सकती है जिसके पास सीसीटीवी कैमरे होंगे, बाउंड्री वॉल होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फर्नीचर होंगे, वहीं पर सेंटर होगा, अन्यथा सेंटर नहीं हो सकते। दूसरा रिफॉर्म इसमें हुआ। रिफॉर्म किस रूप में हो सकते हैं? और रिफॉर्म दूसरा इसमें जो किया गया वह था कि परीक्षा 2 महीने 3 महीने नहीं चलेगी। परीक्षा 13-14 दिन मात्र के अंदर पूरी परीक्षा संपन्न हुई। 13-14 दिन के अंदर परीक्षा छात्रों को परेशान करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए। परीक्षा छात्रों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, उनका आकलन करने का माध्यम होनी चाहिए। उसमें एक प्रतिस्पर्धा का भाव हो, चुनौतियों से जूझने की एक ललक हो, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और उस भाव को विकसित करने में ये कम दिनों की परीक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पहले पता लगता था 3 महीने परीक्षा चल रही है, 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, 3 महीने प्रवेश करने में लगते थे, और बाकी बच गए 3 महीने, तो उसमें छुट्टियां भी तो होनी है। तो बाकी 3 महीने छुट्टी, तो पठन पाठन कब होता था? ये तो मुझे लगता है कि एमएलसी उमेश द्विवेदी ही बता सकते हैं। लेकिन ये भद्दा मजाक था देश की पीढ़ियों के साथ, और यही कारण था कि हमारा नौजवान पहचान के संकट से गुजर रहा था। आप कहीं जाते थे, आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में आप प्रदेश के अंदर अपने कैरियर को बना रहे हैं जब पहचान का संकट नहीं था। आपसे ठीक पहले वाली पीढ़ी के सामने संकट आया था। वो कहीं जाता था, उसको इंटरव्यू की लाइन से हटा दिया जाता था, नाम सुन करके ही बाहर कर दिया जाता था, कह दिया जाता था कि नहीं साहब, नहीं आपके लिए नहीं। और उत्तर प्रदेश की पहचान तो ऐसी बना दी गई थी
कि धर्मशाला की बात छोड़िए, होटल में भी लोग कमरा नहीं देते थे, किराए पे भी लोग नहीं देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है। ये बीमारू राज्य से भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हर एक क्षेत्र में 8 लाख से अधिक तो छात्रों को हम लोगों ने, अपने युवाओं को सरकारी नौकरी दी है पारदर्शी तरीके से। अभी 15 को, परसों 15 जून को 60,244 पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ में ही आने वाले हैं। आप मुझे बताइए, 60,000 नौजवानों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिलेगा और इसमें 60,000 में 12,000 से अधिक केवल बेटियां हैं। याद करिए, केवल 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती हुई हैं। मैं जब 1947 से 2017 के बीच 70 वर्षों का आंकड़ा देखता हूं तो कुल 10,000 बेटियां भर्ती हुई थी और यहां एक ही बार में 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हो गई हैं। ये परिणाम दिखाता है कि सरकार में करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और उसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि परीक्षा छात्रों को परेशान करने की नियत से नहीं, उसके अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करने का माध्यम होनी चाहिए, अपने आप को आंकलन करने का माध्यम होनी चाहिए, चुनौतियों से जूझने का एक जज्बा उसके अंदर पैदा करने का माध्यम होनी चाहिए। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। मैं कहता हूं आजकल छुट्टियां होंगी, आप लोग थोड़ा एग्जाम वॉरियर पढ़िए। नहीं है तो मेरिटोरियस छात्रों को मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद से कहूंगा कि हर बार मेरिटोरियस छात्रों को वो पुस्तक जरूर दिया करिए, या लाइब्रेरी में, विद्यालयों की लाइब्रेरी में उस पुस्तक को रखो। ये बच्चे पढ़ें तो एग्जाम वॉरियर को, देखें तो एग्जाम वॉरियर को। जो महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री जी ने उसमें कही हैं, उनको हम थोड़ा भी अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे तो फिर जीवन की कोई चुनौती आपके सामने चुनौती नहीं रहेगी, आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। उस दिशा में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी होना चाहिए। अपने से बड़ों बुजुर्गों का भी सम्मान का भाव होना चाहिए, माता पिता का भी सम्मान का भाव होना चाहिए, गुरुजनों के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भाव भी होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जवाबदेही का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मान के चलिए वह राजकीय संपत्ति या कोई सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं, समाज की संपत्ति है, समाज के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई नुकसान करता है तो उसको टोकिए, अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट करिए कि फलाने व्यक्ति ने उसका, अब तो आज तो आपके पास मोबाइल फोन आ चुका है, स्मार्ट कीजिए और वायरल करिए उस व्यक्ति की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। बाकी उसके पोस्टर और उसकी वसूली का काम हम अपने आप करवा देंगे, क्योंकि संपत्ति बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के प्रयास करती है तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं, अन्यथा उजाड़ने में समय नहीं लगता। और ये सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, हम सबकी सामूहिक जवाबदेही का हिस्सा है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो एक सामान्य शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना, शिक्षा को तकनीक के साथ जोड़ना, शिक्षा को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना, सर्वांगीण विकास का माध्यम शिक्षा होनी चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर के 2020 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर लागू की थी। आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं और मुझे बड़ा विश्वास है कि प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं, जनपद स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं, या स्पोर्ट्स में भी
और अपनी मेरिट में भी, स्कूली मेरिट में भी जिन्होंने स्थान बनाया है, उनके अभिभावकों को, उनके गुरुजनों को और उन सभी छात्र छात्राओं को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा, अपनी शुभकामनाएं दूंगा और विश्वास करूंगा कि उनकी ये मेरिट अनवरत इसी रूप में आगे बढ़ती रहेगी, जिससे आने वाले समय में आप प्रदेश और देश का नाम और आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर पाएंगे। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर मैं अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, आशीर्वाद के लिए, मार्गदर्शन के लिए। सभी बच्चों का ये अनुरोध है कि आप सभागार में आसन ग्रहण करें, जिससे इस ऐतिहासिक पल की एक तस्वीर। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।